हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के स्टूडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्स रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है। तो राग भैरव जो होता है इसका संवादी स्वर र होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है राग भैरव का वादी स्वर और संवादी होता है र। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है। तो राग अलैया बिलावल का वादी स्वर होता है ध, और राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर क्या होता है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। राग अलैया बिलावल जो होता है इसका संवादी स्वर जो होता है वो होता है ग। ध होता है इसका वादी स्वर और इसका संवादी स्वर जो होता है वो ग होता है। दोनों में कंफ्यूजन होना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग देश का संवादी स्वर। अब राग देश का संवादी स्वर क्या होता है, तो राग देश का संवादी स्वर जो होता है वो प होता है। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश का संवादी स्वर। यहाँ पर होना चाहिए था हमारा क्वेश्चन में कि राग देश का वादी स्वर क्या होता है, तो यहाँ पर दे दिया संवादी स्वर, क्योंकि पहला क्वेश्चन था संवादी स्वर का। तो राग देश का याद रखिएगा, राग देश जो होता है इसका वादी स्वर जो होता है वो रे होता है। ठीक है, राग देश का वादी स्वर क्या होता है, तो राग देश का जो वादी स्वर होता है वो रे होता है, और राग देश का संवादी स्वर होता है वो प होता है। दोनों में कंफ्यूजन होना है। वादी क्या होता है राग देश का, तो रे होता है। संवादी क्या होता है, तो प होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, राग केदार का वादी स्वर क्या होता है। तो राग केदार का वादी स्वर जो होता है वो म होता है, यानी कि ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है। राग भीम पलासी जो होता है इसका संवादी स्वर क्या होता है, तो राग भीम पलासी का संवादी स्वर जो होता है वो सा होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का वादी स्वर। पहला क्वेश्चन था कि राग भीम पलासी का संवादी स्वर, तो सा होता है। राग भीम पलासी का वादी स्वर तो म होता है, राग भीम पलासी का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग केदार का संवादी स्वर। अब राग केदार का संवादी स्वर क्या होता है, तो सा होता है। राग केदार का संवादी स्वर, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राग भीम पलासी की जाति क्या है। राग भीम पलासी जो है किस जाति का है, तो औंडव संपूर्ण जाति का है राग भीम पलासी, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्णव संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं। तो सार्णव संपूर्ण जो होता है उसमें 13 स्वर लगते हैं। सार्णव संपूर्ण में जो कितने स्वर लगते हैं, तो सार्णव संपूर्ण में 13 स्वर लगते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, राग कमोद का वादी स्वर। तो राग कमोद का वादी स्वर क्या होता है, तो प होता है। राग कमोद का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग की जाति है। तो राग बिहाग की क्या जाति होती है, तो औंडव संपूर्ण जाति होती है राग बिहाग की, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग हमीर की जाति। तो राग हमीर की कौन सी जाति होती है, तो वक्र संपूर्ण जाति होता है राग हमीर की, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव की जाति। अब राग भैरव की कौन सी जाति होती है, तो राग भैरव की जो जाति है वो संपूर्ण जाति का होता है, यानी कि ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुल ताल में कुल कितनी खालियां होती हैं। तो सुल ताल जो होता है उसमें 2 खालियां होती है, यानी कि ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, चौताल कितनी मात्राओं का होता है। चौताल जो होता है कितनी मात्राओं का होता है, तो 12 मात्राओं का होता है चौताल, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, झुमरा ताल कितनी मात्राओं का होता है। झुमरा ताल जो होता है कितनी मात्राओं का होता है, तो 14 मात्राओं का होता है झुमरा ताल, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर, दीपचंदी ताल कितनी मात्राओं का होता है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा झुमरा ताल जो कि 14 मात्राओं का होता है। अब क्वेश्चन है कि दीपचंदी ताल में कितनी मात्राओं हो, तो कितनी मात्रा होता है, तो दीपचंदी ताल जो होता है उसमें 14 ही मात्रा होता है। दोनों में जो झुमरा ताल है और दीपचंदी ताल है दोनों में 14 मात्रा ही होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बिहाग का गायन समय क्या है। यानी कि राग बिहाग जो होता है इसको गाया कब जाता है, इसका गायन समय क्या है, तो रात्रि के प्रथम पहर, रात्रि के पहले पहर में राग बिहाग का गायन समय गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग के गायन का उचित समय क्या होता है। तो बिहाग के गायन का उचित समय क्या होता है, तो रात्रि का प्रथम पहर। सेम ही क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में था राग बिहाग का गायन समय, और दूसरा क्वेश्चन है बिहाग का गायन समय। तो इसमें शॉर्ट कर दिया, समझ गए, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है आपको क्वेश्चन को पढ़ करके। पहला क्वेश्चन था राग बिहाग का गायन समय, और सेम क्वेश्चन यही है कि बिहाग का गायन समय, तो दोनों का सेम ही होगा, रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का पहला पहर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग देश का गायन समय। अब राग देश का गायन समय क्या है, राग देश को कब गाया जाता है, तो रात्रि के दूसरा पहर में। पहला क्वेश्चन जो था हमारा राग बिहाग का गायन समय, जो कि रात्रि प्रथम पहर पहला पहर में राग बिहाग को गाया जाता है। और जो राग देश है इसका गायन समय क्या है, तो राग देश को गायन समय रात्रि का दूसरा पहर, पहला पहर है राग बिहाग का, दूसरा पहर है राग देश का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, राग यमन किस ठाट से उत्पन्न है। राग यमन जो है यह किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो राग यमन जो होता है कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है, इसका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग बिहाग किस ठाट से उत्पन्न है। अब राग बिहाग जो है यह किस ठाट से उत्पन्न है, तो बिलावल ठाट से उत्पन्न है राग बिहाग, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग भीम पलासी का गायन समय, यानी कि राग भीम पलासी को कब गाया जाता है। चार ऑप्शन सबको बताना है। राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, तो दिन के चौथे पहर में, दिन के चौथे पहर में राग भीम पलासी का गायन समय है। अगला क्वेश्चन है राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है। राग भैरव जो है किस ठाट से उत्पन्न है, तो कई बार आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि राग भैरव जो है भैरव ठाट से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अलैया बिलावल किस ठाट से उत्पन्न राग है। अलैया बिलावल जो है ये बिलावल ठाट से उत्पन्न राग है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा अलैया बिलावल जो है बिलावल ठाट से उत्पन्न राग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग देश किस ठाट से उत्पन्न है। राग देश जो है किस ठाट से उत्पन्न है, तो खमास ठाट से उत्पन्न होता है राग देश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग भीम पलासी किस ठाट से उत्पन्न है। राग भीम पलासी जो है किस ठाट से उत्पन्न है, तो काफी ठाट से उत्पन्न है राग भीम पलासी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग बागेश्वरी किस ठाट से उत्पन्न राग है। राग बागेश्वरी जो है ये काफी ठाट से उत्पन्न राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा होता है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि राग बिहाग का वादी स्वर क्या होता है, तो राग बिहाग जो होता है इसका वादी स्वर गौ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग बिहाग का समवादी स्वर। अब राग बिहाग का समवादी स्वर क्या होता है, तो राग बिहाग जो होता है इसका समवादी स्वर जो होता है वो नी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग कल्याण यानी कि यमन का वादी स्वर क्या होता है। राग कल्याण को यमन भी कहा जाता है, तो राग कल्याण का वादी स्वर जो होता है वो क्या होता है, तो इसका गौ होता है राग कल्याण का वादी स्वर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग यमन का समवादी स्वर। क्वेश्चन सेम वहां पर था वादी स्वर, तो राग यमन का जो वादी स्वर जो होता है वो गौ होता है, और राग यमन का समवादी स्वर क्या होता है, तो नी होता है राग यमन का समवादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग भैरव का वादी स्वर। अब राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं। संगीत जो होता है इसमें मूल स्वर कितने होते हैं। संगीत में मूल स्वर होते हैं 2, 3, 5 या 7। तो संगीत में मूल स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से मार्जनी क्या है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि मार्जनी क्या होता है, तो मार्जनी जो होता है वो श्रुति को ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तक कितने हैं। सप्तक जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो सप्तक जो होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सप्तक में कितने स्वर होते हैं। सप्तक जो होता है इसमें कितने स्वर होते हैं, तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को कहते हैं। तो राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को क्या कहते हैं हम लोग, तो थाट कहते हैं राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को। अगला क्वेश्चन है हमारा थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य होता है। तो थाट में कितने स्वरों का जो होता है होना अनिवार्य होता है, 2 का, 3 का, या फिर 2 का, 3 का, 5 का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि थाट में थाट जो होता है इसमें 7 स्वरों का होना अनिवार्य होता है, इसलिए ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो थाट जो होता है उसमें 7 स्वरों का होना अनिवार्य होता है, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर में प्रधान स्तर जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो वादी स्वर कहलाते हैं। वादी स्वर किसे कहते हैं और संवादी स्वर किसे कहते हैं, ये आप लोग ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राग के उपमुख स्वर को क्या कहा जाता है। राग का जो उपमुख स्वर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो संवादी स्वर कहा जाता है राग के उपमुख स्वर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जिस स्वर के लगने से राग जो होता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्ज्य स्वर कहते हैं। जिस भी स्वर के लगने से राग जो होता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो वर्ज्य स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान होती है वह होता है। जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान होती है वो क्या कहलाता है, तो पकड़ कहलाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राग में किया जाने वाला स्वर विस्तार क्या होता है। किसी भी राग में किए जाने वाला जो स्वर विस्तार होता है इसे क्या कहा जाता है, तो आलाप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तान के कितने प्रकार होते हैं। तान जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो तान जो होता है 8 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल के कितने प्रकार हैं। ख्याल जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो ख्याल जो होता है 2 ही प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गीत की रचना के प्रथम को कहते हैं। तो गीत की रचना के प्रथम को हम लोग क्या कहते हैं, तो अस्थाई कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गीत की रचना के प्रथम को कहते हैं। तो गीत की ये तो सेमी क्वेश्चन है। गीत की रचना को प्रथम को हम लोग क्या कहते हैं, तो अस्थाई कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 स्वरों का होना किसमें आवश्यक होता है। तो 7 स्वरों का जो होना आवश्यक होता है वो ठाट में होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पंडित विष्णुनारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था। तो पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जो है इनका जन्म 1860 यानी कि 1860 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग काफी का ठाट क्या होता है। राग काफी जो होता है इसका ठाट क्या होता है, तो काफी ही ठाट होता है राग काफी का भी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा विकृत स्वर कितने होते हैं। विकृत स्वर जो होता है कितने होते हैं, तो विकृत स्वर 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लेने, उनको किस तरह से पीडीएफ लेना, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा वो बता देते हैं। तो आपका जो भी आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ में मिलेगा क्या क्या, तो हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्ट जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जैसे अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में आपको टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो आपको 75 मिलेगा। इसके साथ साथ आपको वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित जो भी वादक है उनके वो वाला प्रश्न आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें कि टोटल प्रश्न जो है वो 115 है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ से देखने को आपको मिल जाएगा। क्यों ऐसा करें, इसलिए ऐसा करें क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा, तो बुक से आएगा। और बुक का जितना भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, सब इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 25 रुपीज़ है, 25 रुपये ही है। और फिर से आप लोगों को बता देते हैं, कई सारे बच्चे पूछने लगते हैं कि एक पीडीएफ का प्राइस है वो 25 रुपये, या हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ का प्राइस 25 रुपये है। तो आपके जितने भी जो भी 5 सब्जेक्ट होंगे उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है सभी सब्जेक्ट का मिला करके सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। इन्हें 25 रुपये आपको एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, नहीं, 25 रुपये आप लोग को 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। समझ गए। एक बच्चा तो आज 100 रुपया भी पेमेंट कर दिया था क्योंकि उसको चाहिए था सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, तो आप उसको फिर से रिटर्न करना पड़ा था। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोगों को पहले ही बता देते हैं हर एक सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। ठीक है, तो देखिए लेना किस तरह से पीडीएफ वो बता देते हैं। 7903820899 इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको क्या करना है, 25 रुपया डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा आप लोग 500 सब्जेक्ट बता दीजिएगा और 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा आप लोग को मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना कम समय बचा हुआ, इतना कम समय में हम आप ये पीडीएफ को लेकर कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, ज़्यादा 4-5 दिन का ही टाइम बचा। तो आप लोग अगर आपके पास 5 से 6 घंटा का भी टाइम है ना, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरह से तो वो बताते हैं। म्यूजिक में आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपके पास 5 से 6 घंटा है फिर भी आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। और 500 क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लगाइएगा, एक क्वेश्चन में 1 मिनट दीजिएगा। ज़्यादा 4 से 5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 70, बनाना है आपको 35, तो जो भी क्वेश्चन आएगा नहीं 35 क्वेश्चन इसके अंदर से ही आपको रहेगा। इसलिए आप लोग अपनी फिर करके आप लोग इसी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और आपके आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पीडीएफ में टाइम कितना देना, तो सिर्फ 4 से 5 घंटा देना और आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सब्जेक्टिव अगर आप लोग 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं तो आपका पूरा सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय वही सब ऐड किए, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप लोग उसको 2 से 3 घंटा पढ़ेगा तो आपका पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपनी भाषा में लिखा गया, ऐसा नहीं कि बुक का आंसर है, बड़ा बड़ा आंसर है, छोटा आंसर है, सिंपल वे में आंसर लिखा है, ताकि आप लोग पहली बार समझिएगा तब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बार जैसे ही पढ़िएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। आपको वो झंझट खत्म हो जाता है कि किताब में जो रहता है या गेस्ट पेपर में रहता है तो उसका वो रटना पड़ता है, रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग समझ करके आप लोग अपने एग्जाम में आंसर को बना के लिख सकते हैं। समझ गए। तो बहुत ही कम समय में आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पीडीएफ को लेकर अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज़। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही कम समय में कर सकेगा। आप भी चाहें तो आप भी ले सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य संगीत पद्धतियाँ कितनी होती है। भारत में जो मुख्य संगीत पद्धतियाँ होती है वो कितनी होती हैं, तो इसकी 2 होती है, 4 होती है, या फिर 3 होती है, या फिर 5 होती है। भारत में जो मुख्य संगीत पद्धतियाँ होती है वो कितनी होती हैं, तो आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं, कई सारे वीडियो में इसका आंसर कि भारत की मुख्य संगीत पद्धतियाँ जो होती है वो 2 ही होती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और कौन कौन होती है ये भी आपको बता चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। अगला क्वेश्चन है, राग यमन का आरोही क्या होता है। राग यमन का आरोही क्या होता है, तो नी रे गा रे पा धा नि सा, नी रे गा रे पा धा नि सा जो होता है ये राग यमन का आरोही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को कहते हैं। तो राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अलंकार या फिर पलटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानपुरे में कितने तार होते हैं। तानपुरा जो होता है उसमें कितने तार होते हैं, तो तानपुरा जो होता है उसमें 4 तार होते हैं, यानी कि ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, तानपुरा जो होता है उसमें 4 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा होता है। यमन राग के गाने का उचित समय जो होता है रात्रि का प्रथम पहर, यानी कि पहला पहर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विहाग का उचित समय क्या होता है, यानी कि राग विहाग का गाने का उचित समय क्या होता है। तो रात्रि का प्रथम पहर, पहला पहर जो होता है राग विहाग के गाने का उचित समय होता है। अगला क्वेश्चन है आशावरी राग का उचित समय क्या होता है। तो आशावरी राग को गाने का उचित समय जो होता है वो दिन का दूसरा पहर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। तो भैरव राग की जो उत्पत्ति हुई है वो किस ठाट से हुई, तो भैरव राग से उत्पत्ति हुई, भैरव ठाट की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैरव राग के गायन का उचित समय क्या होता है। भैरव राग के गाने का उचित समय जो होता है प्रातः काल का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है क्यों जाने जाते हैं, तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं संगीत वादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए वाद्य यंत्र और उनके जो भी वादक है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल 115 क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में करवा चुके हैं और इसका पीडीएफ तो आपको बता दिए किस तरह से लेना है ऊपर में। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं। तो गुरुदेव श्री टी एन पटनायक जो है ये वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगीत का संबंध किस वेद से है। तो वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद होता है वो ऋग्वेद होता है, और वेद का जो संगीत का संबंध है वो किस वेद से, सामवेद से संबंध है, सामवेद से संबंध है संगीत का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत प्रयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो नाद कहा जाता है संगीत प्रयोगी मधुर ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है हमारा नाद की कितनी विशेषताएं होती है। नाद की कितनी विशेषताएं होती है, तो नाद जो होता है इसकी 3 विशेषताएं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रुति किसे कहा जाता है। श्रुति जो होता है ये किसे कहा जाता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी हमारा, तो जो सुना जाए उसे कहेंगे श्रुति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा श्रुतियाँ होती कितनी है। तो श्रुतियाँ जो होती है ये 22 ही होती है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा श्रुतियाँ कितनी होती है, तो 22 होती है। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम करेंगे म्यूजिक के यानी कि संगीत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, और भी प्रश्न उत्तर जो बच चुके हैं उन सभी प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे। और पीडीएफ के बारे में आप लोग को बताई दे कि अगर आप लोग के एग्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं हुआ या थोड़ा बहुत हो चुका है तो आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग को बता दें इस तरह से आपको पीडीएफ लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।